प्रिय पाठकों, आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने चांद का मुंह टेढ़ा है इस लंबी कविता को लेकर पहले ही 2 वीडियो बना चुका हूं। आज मैं इस कविता के तीसरे भाग को लेकर फिर से आप लोगों के बीच प्रस्तुत हुआ हूं। तो आइए, मुक्तिबोध द्वारा रचित यह कविता चांद का मुंह टेढ़ा है के पठन एवं व्याख्यान की ओर बढ़ते हैं। संस्कृति के कुहड़ीले धुएं से भूतों के गोल गोल मटकों के से चेहरों ने नम्रता के घिघियाते स्वांग में दुनिया को हाथ जोड़ कहना शुरू किया। बुद्ध के स्तूप में मानव के सपने गर गए गारे गए, ईशा के पंख सब झर गए झारे गए, सत्य की देवदासी चोलियां उतारी गई उघारी गई, सपनों की आंतें सब चीरी गई फाड़ी गई, बाकी सब खोल है जिंदगी में झोल है। गलियों की सिंदूरी विकराल खरा हुआ भैरो किंतु हंस पड़ा खतरनाक, चांदनी के चेहरे पर गलियों की भूरी खाक, उड़ने लगी धूल और शवलाई नंगी हुई चांदनी। तो आइए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। गांधी और बुद्ध ऐसे महापुरुषों के आदर्श स्वार्थों के साधन बन जाने से आज की सभ्य संस्कृति भीतर से एकदम खोखली होकर रह गई है। फिर भी मुक्तिबोध और उनकी यह कविता मात्र बहक बरे गीत ही गा रहे हैं। जीवन की इस यथार्थ विद्रूप का व्यंग रूप में अंकन करते हुए मुक्तिबोध जी इन पंक्तियों में कह रहे हैं। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में मुक्तिबोध जी कहते हैं कि सभ्यता संस्कृति पर जैसे स्वार्थ, वासना, विलास और भटकाव का कोहरा छा गया है, उसने कुहर भरे वातावरण के भूतों से प्रतीत होने वाले धुएं के गोल मटोल आकारों से नंगेपन का बनावटी वातावरण ओढ़कर बनावटी भाव से हाथ जोड़कर दुनिया को जैसे ठगना शुरू कर दिया है। मानवता ने मुक्ति और सामूहिक कल्याण के जो सपने कभी देखे थे, वे सब अब बुद्ध के स्तूपों में ही उसके अवशेषों के साथ गारे जाकर समाप्त हो चुके हैं। ईसा मसीह के पंख भी स्वयं झर गए और कुछ झाड़ दिए गए, अर्थात ईसाई के सहज मानवीय मानव मूल्य भी आज समाप्त कर दिए गए हैं। जिस प्रकार प्राचीन मंदिरों में देवदासियों की चोलियां उतारकर पुजारी पांडे तथा समर्थ लोग उन्हें अपनी वासनाओं का शिकार बनाया करते थे, उसी प्रकार आज सत्य को भी स्वार्थों का शिकार बनाकर नंगा एवं घिनौना बना दिया गया है। इस प्रकार मानवता ने सुख और मुक्ति के जो सपने देखे थे, वर्तमान स्वार्थी सभ्यता ने उसकी अतरियों तक को नोच खचोट डाला है। अब हमें शेष जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, वह मानवता का थोथा खोखला खोल या ढांचा मात्र ही है। इसी कारण आज की जिंदगी समर्थता के हिचकोले खा रही है। गली में जो सिंदूर से लगी भयानक आकृति वाला बाबा भैरव की मूर्ति खड़ी है, वह जैसे भी इस विद्रूप होती चांदनी के रूप में
हंस रही है। उसकी खतरनाक हंसी के चांदनी के चेहरे पर जैसे गलियों की मटमैली खाक उड़कर पड़ने लगी है। अंततः काली पड़कर जैसे यह चांदनी भी नंगी होकर रह गई है। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियों में अनुप्रास रूपक अलंकार के साथ आकाश रूपी चांदनी का मानवीकरण किया गया है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। और उस अंधियारे ताल के उस पार नगर निहारता सा खरा है। पहाड़ एक लोहे की गगन चुंबी शिला का चबूतरा लोहांगी कहाता है कि जिसके भव्य शीर्ष पर बड़ा भारी खंडहर, खंडहर के ध्वंसों में बुजुर्ग दरख एक, जिसके घने तने पर लिखी है प्रेमियों ने अपनी याददाश्तें। लोहांगी से हवाएं दरख्त में घुसकर पत्तों से फुसफुसाती कहती है नगर की व्यथाएं। मोर्चों की तरफ और मकानों के मोर्चे, मीटिंगों के मर्म राग, अंगारों से भरी हुई प्राणों की गर्म राख, गलियों में बसी हुई छायाओं के लोक में छायाएं हिली कुछ, छायाएं चली दो। मध्यम चांदनी में भैरों के सिंदूरी भयावह मुख पर छाई दो छायाएं, छरहरी छाइयां। आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में मुक्तिबोध जी ने आधुनिक वैषम्यों के कारण क्षीण एवं हास को प्राप्त हो रहे परंपरागत सौंदर्य बोध की विद्रुपता का अनेक यथार्थ संदर्भों के आलोक में गहन चित्रण किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में जीवन के सहज बोधों पर क्रमशः छाने वाले विद्रूप का चित्रण करते हुए मुक्तिबोध जी यहाँ कह रहे हैं। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में मुक्तिबोध जी कहते हैं कि चारों तरफ के गहरे अंधेरे से घिरे उस सामने दिखाई देने वाले ताल के दूसरी ओर मानो नगर को देखने का प्रयत्न करता हुआ एक पहाड़ सा खड़ा है। वह आकाश को छूने वाले लोहे के पथरीले चबूतरे के समान खड़ा है। वह लोहे के समान अंगों वाला चबूतरा सा जैसे कह रहा है कि उस पर्वत के भव्य उन्नत शिखर पर एक बहुत बड़ा खंडहर विद्यमान है। उस खंडहर के ध्वंसावशेषों में एक पुराना वृक्ष आज भी खड़ा है। उस वृक्ष में के मोटे तनों पर प्रेमियों ने स्मृति चिन्हों के रूप में अपने नाम अंकित कर दिए हैं। उस लोहांगी में हवाएं प्रेम में प्रविष्ट होकर जैसे अनेक प्रकार की कथाएं फुसफुसा कर कह रही है। उस फुसफुसाहट में इस नगर और उनके जीवन के अनेक विद्यमान माद छिपे हैं। सभाओं की कहानियां, लोगों द्वारा लगाए जाने वाले मोर्चों की तरफ, मकान में लग चुके मोर्चों, सभाओं की रहस्य कथाएं और उनके व्यक्त होने वाले अंगारों के समान गर्म क्रांति की बातें आदि अनेक कुछ लिखा हुआ सा व्यंजित हो रहा है। नगर की गलियों में जो चांदनी के कारण दीवारों की छायाओं का आभास हो रहा है, उनमें कुछ छायाएं तो हिल रही है, कुछ चलती सी लग रही है, और वे मध्यम पड़ती चांदनी में जैसे पैरों की मूर्ति के भयानक सिंदूरी मुख पर जाकर छा गई है। उनकी छरहरी परछाइयां स्पष्ट झलक रही है।
अर्थात जीवन के सभी धार्मिक, सामाजिक एवं ऐसे प्रतीकों पर आज के जीवन की सघन विद्रूपता छाने लगी है। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियों में अनुप्रास एवं रूपक अलंकार के साथ पहाड़ का मानवीकरण किया गया है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। रात्रि के थाहों में लिपटी हुई संवाली तहों में जिंदगी का प्रश्नमय थरथर थरथराते बेकाबू चांदनी के पल्ले सी पड़ती है गगन कंगूरों पर। पीपल के पत्तों के कंपन में चांदनी के चमकते कंप से जिंदगी की अकुलाई थाहों के अंचल उड़ते हैं हवा में। तो आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। उपयुक्त प्रसंग में जीवन की आकुलता एवं विद्युत्ता का वर्णन यहाँ मुक्तिबोध जी ने किया है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। यहाँ मुक्तिबोध जी कहते हैं कि रात की सांवली अर्थात अंधियारी तहों में लिपटकर उसकी सघनता को जैसे नापने का प्रयत्न करती चांदनी में जीवन के अनेक प्रश्न थर थर कांप रहे हैं। इस बेकाबू हो रही चांदनी के पल्लों के साथ जीवन के अनेक कांपते हुए प्रश्न भी जैसे आकाश रूपी कंगूरों पर लगातार उड़ फैल रहे हैं। अर्थात चारों ओर जीवन को लेकर प्रश्नों का ही वातावरण एवं मौसम छा रहा है। कांपते हुए से पीपल के पत्तों और कांप रही चांदनी में व्याकुल जीवन की गहराइयों के अंचल जैसे हवा में उड़ उड़ जा रहे हैं। अर्थात जिंदगी अनेक सामूहिक प्रश्नों का दायरा बनकर रह गई है। इन सब से चांदनी और समूचा सौंदर्य बोध अकुलाकर विद्रुप सा बनकर रह गया है। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ अनुप्रास तथा रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। गलियों के आगे बढ़ बगल में लिए हुए कुछ मोटे मोटे कागजों की घनी घनी भोंगली लटकाए हाथ में डिब्बा एक टीन का, डिब्बे में धरे हुए लंबी सी कूची एक जमाना नंगे पैर कहता मैं पेंटर, शहर है साथ साथ कहता मैं कारीगर। बरगद की गोल गोल हड्डियों की पत्तेदार उलझनों के ढांचों में लटकाओ पोस्टर। गलियों के अलमस्त फकीरों के लहरदार गीतों से फहराओ चिपकाओ पोस्टर कहता है कारीगर। मजे में आते हुए पेंटर ने हंसकर कहा पोस्टर लगे हैं कि ठीक जगह, तरके ही मजदूर पढ़ेंगे घुर घुर, रास्ते में खड़े खड़े लोग बाग पढ़ेंगे जिंदगी की झल्लाई हुई आग। प्यारे भाई कारीगर अगर खींच सकूं मैं हड़ताली पोस्टर पढ़ते हुए लोगों के रेखा खींच चित्र, बड़ा मजा आएगा। तो आइए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। आज के आम लोगों का भूखा नंगा जीवन एवं मर्म भेदी चित्र और पोस्टर बनकर रह गया है। चारों ओर भूख और नग्नता का राग है, फिर भी प्रगति और विकास का जोरदार प्रचार किया जा रहा है। अपने प्रतीकों और रंग के इन तथ्यों को चांद का मुंह टेढ़ा है में उजागर करते हुए मुक्तिबोध जी यहाँ कह रहे हैं। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। यहाँ मुक्तिबोध जी कहते हैं कि आज मानवीय जिंदगी की
विचित्र दशा हो गई है। वह अपनी बगलों में मोटे कागजों की एक भारी पोगली अर्थात पोटली सी लटकाते अर्थात थोथे प्रचार के साधन लिए हाथ में टीन का एक ऐसा डिब्बा लिए जिसमें एक लंबी कूची है। जमाना उस रूप में अपने आप को एक पेंटर सा कह रहा है। उसके साथ शहरी जीवन अपने आप को कारीगर समझकर चल रहा है। वह कहता है कि बरगद के गोल पत्ते रूपी हड्डियों से उलझन से बन रहे ढांचे पर प्रगति और विकास की दुहाई देने वाले पोस्टर चिपका है। अर्थात बरगद की जो किए जा रहे हैं। आगे मुक्तिबोध जी कहते हैं कि गलियों में फकीरों की जिंदगी अर्थात भिखमंगों के समान अलमस्त बेबस बनकर गाती धूम रही हवा में लहराते उसके स्वरों पर भी प्रगति विकास के पोस्टर लहरा। अर्थात भूखे नंगे के राज में भी पूंजीपति पूंजीवादी सभ्यता संस्कृति प्रगति विकास का झंडा लेकर चलने वाला बनने का दावा कर रही है। यह सुनकर कारीगर अर्थात शहर के साथी पेंटर ने मजे में हंसकर कहा, आम रास्तों पर चल रहे लोग भी खड़े होकर उन्हें पढ़कर झल्लाएंगे अर्थात सोचेंगे कि वास्तविकता के विपरीत यह सब क्या है। पेंटर ने कहा, प्रिय भाई कारीगर, यदि मैं इन हड़ताली अर्थात शून्यता के प्रतीक पोस्टरों को पढ़ते हुए लोगों के चित्र अंकित कर सकूं तो वास्तव में बड़ा मजा आएगा। अर्थात तभी इन थोथी बातों को लेकर चेहरे पर होने वाली प्रतिक्रिया अपनी वास्तविकता में अंकित हो सकेगी। भाव यह है कि चारों ओर जीवन स्वयं ही बेबसियों का विज्ञापन सा बनकर रह गया है, पर हमारा ध्यान उस सत्यता की ओर न जाकर व्यर्थ की नारेबाजी की ओर ही अधिक जाता है। यही बड़ी विडंबना है। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश तथा रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। कत्थई खपड़ेलों से उड़ते हुए धुएं रंगों में आसमानी स्याही मिलाई जाए सुबह की किरणों के रंगों में। रात के गृह दीप प्रकाश को आशाएं घोल कर हिम्मतें लाई जाए। स्याहियों के आंखें बने आंखों की पुतली में धधक की लाल लाल पांख बने। एकाग्र ध्यान भरी आंखों की किरणें पोस्टरों पर गिरे तब कहो भाई कैसा हो। कारीगर ने साथी के कंधे पर हाथ रखकर कहा तब, मेरे भी करतब सुनो तुम। धुएं से कजलाए कोठों की भीत पर बांस की तिली की लेखनी से लिखी थी राम कथा व्यथा की, कि आज भी जो सत्य है, लेकिन भाई कहाँ अब वक्त है तस्वीरें बनाने की। अच्छा इच्छा अभी बाकी है, जिंदगी भूरी ही नहीं वह खाकी है। तो आइए पंक्तियों के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज जीवन के वास्तविक उदात्त महान और आदर्श भावों से भरे चित्र बनाने का समय नहीं रहा है। यह वास्तविक संघर्ष का मूल्यांकन कोई नहीं करता। इस प्रकार के विचारों को व्यक्त करते हुए यहाँ मुक्तिबोध जी कह रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में मुक्तिबोध जी कहते हैं कि अपनी भावनाओं का चित्र बनाओ, बनाकर रूपरेखा प्रस्तुत करो। जमाना रूपी पेंटर यहाँ कहते हैं कि शहर रूपी कारीगर से कहने लगा कि कत्थई रंग के खपड़ेलों से अनवरत उठ रहे धुएं के मैले काले से रंग में यदि आकाश की कालिमा के साथ
प्रातःकालीन सुनहरे किरणों के रंग को भी यदि घोल लिया जाए तथा इसके बाद चित्रांगन की हिम्मत जुटाई जाए, फिर उस स्याही से अर्थात सामयिक घोल निराशा से आंख बनाकर उन आंखों की पुतलियों में विद्यमान लालिमा धधक कर पंख के समान बंद एकांत ध्यान में मग्न होकर अर्थात वास्तविकता को पहचान कर इन थोती प्रगति के पोस्टरों पर गिराकर इन्हें जलाकर राख कर दे, तब कैसा हो। अर्थात जीवन की समस्त अवस्थाएं एवं निराशा की वास्तविकता को पहचान कर क्रांति पथ पर अग्रसर होने की जरूरत है। तभी झूठों और क्रांति के विरोधियों का पर्दाफाश करके उसे समाप्त किया जा सकता है। तब शहर रूपी कारीगर ने अपने साथी अर्थात जमाना रूपी पेंटर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं क्या करना चाहता हूं, तनिक वह भी सुन लो। धुएं से काली पड़ गई कोठों की दीवारों पर बांस की तिली की नोक से लेखनी का काम लेकर कवि वाल्मीकि ने राम की कथा की व्यथा के मर्म को अंकित किया था, जो आज भी सत्य है। अर्थात जिस प्रकार की विषमता का शिकार होकर राम को वनवास भोगना पड़ा था, वह सीता हरण जैसे कष्ट और उसकी प्राप्ति के लिए अनवरत संघर्षों से गुजरना पड़ा था। आज भी मानवता विषमता का उसी प्रकार शिकार हो रही है। आज भी उसी प्रकार के संघर्ष की आवश्यकता है। कवियों को वही अंतर्ज्वाला लेकर मानवता की कहानी कहनी चाहिए, पर आज के कवि कलाकार के पास न तो वैसी दृष्टियां हैं और न उचित समय और साधन ही है। उसके पास जीवन के चित्र अंकित करने की इच्छा तो शेष है, पर अब जीवन का साहस बदल गया है। वह केवल कल्पना का भूरा भूरापन ही नहीं बल्कि खाकी मिट्टी का यथार्थ है, जिसकी ओर ध्यान ले जा पाने में शायद आज के कवि कलाकार असमर्थ सा होकर रह गया है। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ अनुप्रास तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। एवं साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि इससे आगे की पंक्तियों को लेकर अगली वीडियो में प्रस्तुत होऊंगा। एवं साथ ही आप लोगों से गुजारिश है कि अब तक अगर आपने मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों की सेवा में यूं ही लगा रहूं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।